गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा। आपसे कई दिनों के बाद आज फिर से मुलाकात हुई है। कतिपय कारणों की वजह से जो हमारी रेगुलर क्लासेस थी वो बीच में नहीं हो पाई, लेकिन आज से हम लोगों ने इसको फिर से स्टार्ट किया है। तो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन, और अपने लास्ट लेक्चर में हमने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रगति के बारे में, उसके उदय के बारे में, उसके प्रारंभ के बारे में जान लिया था, और किस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने उसका दमन किया और वह कुचला गया, इसके बारे में भी हमने विस्तार से पढ़ लिया था। आज की इस क्लास में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के उदय के कारणों के बारे में और इसकी असफलता के कारणों के बारे में। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के उदय के कारणों के बारे में। पहला जो इसमें कारण है वो है भारतीय सेना को युद्ध में शामिल करना। भारतीय सेना को युद्ध में शामिल करना। दूसरा था शोचनीय आर्थिक स्थिति। शोचनीय आर्थिक स्थिति। तीसरा जो टॉपिक है, जो कारण है, वो है म्यांमार में भारतीयों के साथ भेदभाव। म्यांमार में भेदभाव। चौथा जो कारण है वो है पूर्वी बंगाल में भयंकर अत्याचार। अगला कारण क्या है? पूर्वी बंगाल में भय या अत्याचार। और आखिरी जो कारण है वो है जापान के आक्रमण का भय। जापानी आक्रमण का भय। तो आइए इन पांचों कारणों के बारे में, बिंदुओं के बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है भारतीय सेना को युद्ध में शामिल करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। उसके 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध आक्रमण की घोषणा कर दी थी, और इसके 2 दिन बाद ही 5 सितंबर को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भी भारत के युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी, और बिना भारत के राष्ट्रवादी नेताओं की अनुमति के या बिना उनकी सहमति के भारतीय सेना को युद्ध में भेज दिया। इस बात को लेकर के केवल सेना ही नहीं, अपितु भारतीय के सामान्य लोगों में भी एक भयंकर आक्रोश विद्यमान था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में भी इसी प्रकार की घटनाक्रम हुआ था, जब अंग्रेज़ों ने वादा किया कि वो भारत को पूर्ण स्वराज्य देंगे, स्वतंत्रता देंगे, और बाद में 1919 का शासन अधिनियम आया, जिसमें उत्तरदायी शासन के नाम पर केवल नाम मात्र की बातें कही गई थी। ठीक उसी प्रकार भारत के राष्ट्रवादियों को ये लगता था कि यूरोप के किसी भी देश से, जापान से, जर्मनी से हमारी लड़ाई नहीं है। जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो यूरोप का आंतरिक मामला है, और इसमें भारतीय सैनिकों को भेजना एक तरह से उन्हें बलि का बकरा ही बनाना है। तो सबसे पहला जो कारण था वो ये था कि भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना। दूसरा है शोचनीय आर्थिक स्थिति। प्यारे बच्चों, ब्रिटेन में, यूरोप में द्वितीय महायुद्ध चल रहा है, और महायुद्ध की विभीषिका ऐसी थी कि ब्रिटेन के राजधानी लंदन को तो छोड़िए, खुद जो वहाँ की महारानी रहती है, बकिंघम पैलेस तक सुरक्षित नहीं रहा था। तो ऐसे में ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति बहुत तेज़ी से खराब होती जा रही थी। ब्रिटेन ने अपनी आर्थिक हालत को संभालने के लिए इसका पूरा भार किस पे डाल दिया? भारत के ऊपर डाल दिया। भारतीय सामान पर अतिरिक्त कर लगा दिया गया, और कई उद्योग धंधे ऐसे थे जिनके उत्पादन पर ही, प्रोडक्शन पर ही क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। इस प्रकार भारतीय उद्योग धंधों का विनाश करके ब्रिटेन अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखना चाहता था, आर्थिक तरक्की को बनाए रखना चाहता था, लेकिन उसका दुष्परिणाम ये निकला कि भारत के उद्योग धंधे
बंद होते चले गए, बर्बाद होते चले गए और भारत में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ने लग गई। युद्ध चल रहा था यूरोप में, लेकिन उसकी मार कौन झेल रहे थे? भारतीय झेल रहे थे, जिनका यूरोप की इस आंतरिक लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। तो इस प्रकार जब गरीबी और बेरोजगारी बढ़ने लगी तो भारत के लोगों में भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश की भावना पनपने लगी। तीसरा हमारा बिंदु है म्यांमार में भेदभाव। हम जानते हैं कि जो जापानी सेना थी, जापानी सेना ने 1941 तक आपके म्यांमार पे कब्जा कर लिया था, म्यांमार पे नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। और जापान की सेना को आते देख करके जो हमारे म्यांमार में ब्रिटिश अधिकारी जो थे, जो सैनिक थे, उन्होंने भारत की ओर पलायन करना शुरू किया। लेकिन ये जो पलायन हुआ, ये जो आप्रवास हुआ, इस गतिविधि के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान भारतीयों के साथ बेहद ही जातिवादी और नस्लवादी घटनाएं घटी। वो घटनाएं इस प्रकार की थीं कि ब्रिटिश अधिकारियों को वहाँ से निकलने के लिए परिवहन के साधन दिए गए, बसें वगैरह उपलब्ध करवाई गई और उनको निकलने का एक सुरक्षित और सेफ मार्ग दिया गया। जबकि जो भारतीय थे और जो भारतीय सैनिक थे, उनको वहाँ से निकलने के लिए बड़े ही दुर्गम और कठिन रास्ते दिए गए। ऐसे कठिन रास्ते जिनमें के होकर के कई भारतीयों के रास्ते में ही मृत्यु हो गई, बड़ी दर्दनाक मृत्यु हुई थी। आप यदि भूगोल पढ़े हों तो आप देखेंगे कि भारत और म्यांमार के बीच में अराकान की पर्वतमाला है और यही क्या है, भारत और म्यांमार की एक तरह से सीमा को भी निर्धारित करती है। इतनी बड़ी पर्वतमाला को क्रॉस करके आना, वो भी जंगलों के रास्ते से, ये बेहद ही एक दुर्गम और बेहद ही अमानवीय कृत्य था, जिसमें आप्रवास के दौरान, इस गतिविधि के दौरान कई भारतीयों की मृत्यु हुई। तो इस घटना को लेकर के भी भारतीयों के मन में बेहद रोष विद्यमान था। अगला है पूर्वी बंगाल में भयंकर अत्याचार। देखिए, यदि आप भारत के नक्शे को अच्छी तरह से देखें तो आप पाएंगे कि यदि आप म्यांमार से, इंडोनेशिया से भारत की ओर आते हैं तो बंगाल की ही खाड़ी एक कोर सेक्टर पड़ती है। जैसे कि मैं आपको नक्शे में बना के बताऊं, ये जो है, ये हमारा बंगाल प्रांत है, इसमें बांग्लादेश है, इधर से आप काट देंगे तो ये हमारा पश्चिमी बंगाल बन जाएगा। यहाँ पर है आपकी बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और यहाँ पर है आपका म्यांमार, इंडोनेशिया। तो जापानी सेना म्यांमार पे कब्जा कर चुकी है। अब ऐसे में वो कहाँ आगे बढ़ेगी? भारत की ओर बढ़ेगी। क्या वो अराकान की पर्वतमालाओं, दुर्गम जंगल के रास्तों से आएंगे? नहीं, वो यहाँ से नहीं आएंगे। वो कहाँ से आएंगे? वो बंगाल की खाड़ी से समंदर के रास्ते होते हुए ही आएंगे। और सबसे पहले वो कहाँ रुकेंगे? बंगाल के इन तटीय इलाकों में रुकेंगे। तो ऐसे में जब जापान की सेना इस तटीय इलाके में उतरे तो उनको अपने सिपाहियों के लिए ना तो नाव मिलनी चाहिए, ना खाने पीने की रसद सामग्री मिलनी चाहिए, ना ही सोने रहने के लिए निवास स्थान मिलना चाहिए। तो इस समय पे ब्रिटिश सेना ने एक नीति अपनाई थी जिसे कहते हैं सर्वछार की नीति। कौन सी नीति कहते हैं? सर्वछार की नीति। सर्वछार से तात्पर्य होता है सब कुछ नष्ट कर देना। ब्रिटिश सेना को ये लगता था कि जापानी सेना जब यहाँ उतरेगी तो यहाँ के किसानों की नाव, उनके मकान, उनके धान, उनकी फसलें जापानी सेना की सहायता कर सकती हैं। तो ऐसे में ब्रिटिश सेना ने एक बेहद अमानवीय कृत्य किया और उन्होंने इन इलाकों में, तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की नावों को नष्ट कर दिया, उनके घरों को नष्ट कर दिया, उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया और लोगों को ये जगह छोड़ करके आपके असम और भारत की तरफ जो बंगाल, उड़ीसा वाला ये जो क्षेत्र लगता है, यहाँ की ओर पलायन करने के लिए मजबूर किया। ये जो इन्फोर्समेंट था, ये जो पलायन था, ये इतना आसान नहीं था कि साहब लोगों को घर छोड़ने का समय दिया गया हो। ऐसा रातों रात किया गया और जितना जल्दी ब्रिटिश सरकार चाहती थी उतना जल्दी किया गया कि जापानी सेना के आक्रमण को रोका जा सके। इस जल्दबाजी में भारतीयों के साथ भयावह अत्याचार किए गए, उनके घर नष्ट कर दिए, उनकी फसलें नष्ट कर दी और एक तरह से उनके पास रोजगार का कोई भी उपाय नहीं रह गया था। अंत में है इसमें जापानी आक्रमण का भय। देखिए प्यारे बच्चों,
जो भारत छोड़ो आंदोलन के उदय का जो सबसे प्रमुख कारण हम कह सकते हैं, वो कह सकते हैं जापानी आक्रमण के भय का। जापान की सेनाएं पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने के बाद म्यांमार तक पहुंच गई थी और वो धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रही थी। ऐसे में भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने यह कहा कि जापान के साथ भारत का कोई बैर नहीं है, हमारी जापान के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। जापान जो हम पर आक्रमण करने आ रहा है वो किस लिए आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश शासन का कब्जा है। यदि ब्रिटिशर्स यहाँ से छोड़ करके चले जाते हैं तो जापान के भारत पर हमले की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। दूसरी बात, जापान यूरोप में जर्मनी से लड़ रहा है और वो लड़ाई इतनी भयंकर है कि हिटलर के हमलों का सामना ब्रिटेन स्वयं नहीं कर पा रहा है, वह अपनी रक्षा तक नहीं कर पा रहा है। और भारत की सेना आपने लड़ने के लिए कहाँ भेज दी है? यूरोप में भेज दी है। तो ऐसे में भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या आपके पास जो स्थानीय पुलिसकर्मी बचे हैं, क्या ये जापानी सेना का मुकाबला कर सकते हैं? जापान की सेना ने पूरे चाइना को, दक्षिण पूर्व एशिया को, फिलीपींस, मलाया सारे प्रायद्वीपों को कुचल दिया है। तो क्या ब्रिटेन की यूरोप में पराजित हुई जो राष्ट्र शक्ति है, जो सेना है, क्या वो भारत को जापान के हमलों से बचा पाएगी? राष्ट्रीय नेताओं को इस बात का भी जिम्मा था कि जब जापान का आक्रमण होगा तो उसमें न जाने कितने निरीह निर्दोष भारतीय मारे जाएंगे जिनका जापान के साथ कोई लड़ाई नहीं है, कोई बैर भी नहीं है। तो आंदोलन का जो सबसे अंतिम और प्रमुख कारण था वो था जापानी आक्रमण का भय। आइए, भारत छोड़ो आंदोलन के उदय के कारणों को हमने पढ़ लिया है। आंदोलन किस प्रकार प्रारंभ हुआ, इसमें कौन कौन सी गतिविधियां हुई और यह किस प्रकार समाप्त हुआ, उन सबको भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की असफलताओं के कारणों के बारे में। आइए, अब हम एक चर्चा करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों सफल हुआ, इसकी असफलता के प्रमुख कारण क्या क्या रहे हैं। तो सबसे पहला जो इसमें है वो है आंदोलन का असंगठित स्वरूप। आंदोलन का असंगठित स्वरूप, ठीक है। दूसरा है ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र, ठीक है। तीसरा, सरकारी कर्मचारी व उच्च वर्गों की उदासीनता। चौथा है कतिपय यानी कि कुछ राजनीतिक दलों व संगठनों की दूरी। और पांचवा है आंदोलन की हिंसात्मकता, ठीक है। ये 5 कारण हैं आंदोलन की असफलता के। आइए इनके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है आंदोलन का असंगठित स्वरूप। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ 8 अगस्त 1942 को। अगले दिन यह आंदोलन शुरू होना था, लेकिन उसी रात को ही ब्रिटिश सरकार ने तुरंत एक्शन दिखाते हुए बड़े बड़े जो नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सभी बड़े नेताओं को क्या कर लिया था? अरेस्ट कर लिया था। तो ऐसे में आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी, इसमें कौन कौन से कार्यक्रम होंगे? जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो कहा था कि भाई आपको शराब की दुकानों पे धरना देना है, आपको इस तरह ये प्रोग्राम करना है, ये कार्यक्रम हमने तय किया है। ऐसा कोई भी कार्यक्रम जनता के सामने था ही नहीं। और चूंकि कोई नेता भी नहीं बचा था तो आंदोलन किसके हाथों में चला गया? सीधा जनता के हाथों में चला गया। जनता के सामने केवल गांधी जी एक ही नारा छोड़कर गए थे, करो या मरो। 8 अगस्त को उन्होंने अपने उद्घोषण में यही कहा था, करो या मरो। तो इस आंदोलन का वास्तविक तात्पर्य क्या था? इस तात्पर्य को लेकर के ही जनता कंफ्यूज थी। जब उन्होंने कहा कि करो या मरो, गांधी जी का ये इंटेंशन नहीं था कि आप हिंसा करो या बिल्कुल वायलेंस को उतराओ, लेकिन चूंकि उनको बताने वाले वो नहीं थे और कोई भी बड़ा नेता नहीं था,
तो जनता ने करो या मरो का तात्पर्य यही समझा कि जितना एब्सोल्यूट पावर इसमें लगा सकते हैं वो एब्सोल्यूट पावर हमें लगा देनी है, और भले ही उसमें कितनी हिंसा हो और ना हो। इस प्रकार आंदोलन का कोई निश्चित कार्यक्रम रूपरेखा तय ना होने के कारण यह सीधा जनता के हाथों में चला गया, जिसके कारण इसमें भयंकर हिंसा हुई, और इस भयंकर हिंसा के कारण क्या हो गया, आंदोलन की जो मूल शक्ति थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। आइए दूसरा पढ़ते हैं। अगला है ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र। ब्रिटिश सरकार ने भी इस आंदोलन को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम जानते हैं ब्रिटिश सरकार ने इस समय एक एक्ट पारित किया था, SFSRA सिक्योरिटी फोर्स स्पेशल राइट एक्ट्स, सुरक्षा बल विशेष अधिकार अधिनियम, जिसके तहत ये कर दिया गया था कि जो सुरक्षा बल हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो आंदोलनकारियों को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और उनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। इससे हुआ ये कि जो सामान्य पुलिसकर्मी थे उनको भी अधिकार मिल गया कि वो किसी भी आंदोलनकारी को गोलियों से भून सकते हैं, किसी भी सभा को तितर बितर कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। तीसरा है सरकारी कर्मचारियों व उच्च वर्गों की उदासीनता। इस आंदोलन की सफलता का एक कारण ये भी था कि आंदोलन से जो सरकारी कर्मचारी थे और जो समाज का उच्च वर्ग था वह इस आंदोलन से दूर ही रहा। आंदोलन केवल सामान्य जनता का आंदोलन था, जो कि भीड़ थी वो हिंसा पर, तोड़फोड़ पर आमादा थी। तो ऐसे में सरकारी कर्मचारी उच्च वर्गों ने इस आंदोलन से दूरी बनाई रखी। इस दूरी का एक और कारण ये भी था कि जिस प्रकार असहयोग आंदोलन और सविनय आंदोलन में हुआ कि लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां त्याग दी, पद त्याग दिए, हर चीज़ का त्याग कर दिया, उसके बाद भी आंदोलन असफल हुए और गांधी जी ने स्वयं ही वापस ले लिए, तो लोगों के मन में ये विश्वास बैठ गया था कि इन आंदोलनों की वजह से अपनी नौकरियों को छोड़ देना या उपाधियों को छोड़ देना कोई समझदारी नहीं है। तो सरकारी कर्मचारी उच्च वर्गों में इसमें शामिल नहीं हुए, जिसके कारण सरकारी कामकाज जो था वो बिना किसी रोक टोक के निर्बाध रूप से संचालित होता रहा और सरकार क्या हो गई, अपने काम को करने में सफल हो गई। चलिए अगला है कतिपय राजनीतिक दलों और संगठनों की दूरी। कुछ राजनीतिक दल हमारे और संगठन ऐसे थे जिन्होंने इस आंदोलन से दूरी बनाए रखी, जिनमें कौन कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, मुस्लिम लीग, आपके हिंदू महासभा, डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने स्वयं इस आंदोलन का जो है विरोध किया था, और भारतीय साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI। वर्तमान में जो आप देखते हैं CPI CPM, सीताराम येचुरी, वृंदा करात वगैरह ये जितने भी लोग हैं, और जो अक्सर आजकल आप सुनते होंगे कि एलिगेशन चलता है बीजेपी वालों पे, संघ वालों पे एलिगेशन लगाते हैं कि ये तो अंग्रेज़ों के जासूस थे और इन्होंने तो क्या आज़ादी के आंदोलन में योगदान दिया है। तो ऐसा कहने वाले जो खुद CPI CPM के लोग हैं, इन्होंने खुद क्या है इस आंदोलन से दूरी बनाई रखी थी और सरकार के लिए जासूसी करने का भी काम किया था। तो ये हमारे कुछ दल हैं, संगठन हैं जिन्होंने आंदोलन के दौरान क्या रखी, भारत छोड़ो आंदोलन से दूरी बनाए रखी, जिसके कारण इन दलों से जुड़े हुए जो लोग थे, इनके जो समर्थक व्यक्ति थे, वो इस आंदोलन से नहीं जुड़ पाए और भारत की जो पूर्ण जनशक्ति थी वो इस आंदोलन को प्राप्त नहीं हो पाई। अंत में है आंदोलन की हिंसात्मकता। देखिए, आंदोलन को लीड करने वाला कोई नेता नहीं था, कोई नेतृत्व नहीं था, तो ऐसे में आंदोलन कैसा हो गया, हिंसक हो गया। आम जनता का ये आंदोलन बन गया और इस हिंसात्मक आंदोलन होने की वजह से जो इसकी रचनात्मकता थी, जो इस आंदोलन की मूल शक्ति थी, वह समाप्त हो गई। दूसरा, आंदोलन हिंसात्मक था, इसी वजह से महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे जो थे वो इस आंदोलन से क्या रहे, दूर रहे। दूसरा सबसे बड़ा पहलू कि जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग था, जो हमारे वकील हैं, चिकित्सक हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं, जो शिक्षक लोग हैं, ये हमारा बुद्धिजीवी वर्ग इसी हिंसात्मक आंदोलन को देखते हुए आंदोलन से दूर रहा। और जब बुद्धिजीवी वर्ग दूर रहा, महिलाएं आंदोलन से दूर रहीं, तो आंदोलन में वैसा प्रभाव नहीं रहा। आंदोलन क्या बन गया, केवल एक आप ये समझिए हिंसक भीड़ के जैसा बन के रह गया, जिसको तितर बितर करना या जिसको कंट्रोल में करना अंग्रेजों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो प्यारे बच्चों, आज की अपनी इस क्लास में हमने देखा है भारत छोड़ो आंदोलन के उदय के कारणों के बारे में और भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारणों के बारे में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो गया,
लेकिन उसके बाद कौन कौन से घटनाक्रम हुए जो भारत को आज़ादी की ओर ले जाने वाले थे, जिसमें हम पढ़ेंगे राजा जी फॉर्मूला के बारे में जो दिया था सी राजगोपालाचारी ने, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉर्ड वेबल की योजना को 1945 में जो आई थी, और सबसे महत्वपूर्ण हमारा वर्ष 1946 का कैबिनेट मिशन। धन्यवाद।